देश एक चुनाव को लेकर लोकसभा में दोबारा वोटिंग होगी। एक देश एक चुनाव स्वीकार करना है नहीं, इसे लेकर वोटिंग होगी। और अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि जेपीसी के गठन हो। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि इस बिल के लिए जेपीसी का गठन हो, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि हम भी चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, सुचारू रूप से इसे लेकर सकारात्मक चर्चा की जाए। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव, हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने पहले भी कहा है कि ये संभव नहीं है। आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया और इसके लिए आपको बता दें कि दोबारा वोटिंग की जाएगी कि क्या इसे स्वीकार करना है या नहीं करना है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये मांग है कि इसके लिए जेपीसी का गठन हो। हालांकि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि जेपीसी के पास ये बिल जाए, उसके बाद सदन में भी इस बिल को लेकर सुचारू रूप से चर्चा की जाए। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर पहले भी विरोध किया जा चुका है और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बिल की बात की जाए तो उसमें कई सारे संशोधन होने चाहिए और इस बिल को लेकर आपको बता दें कि चर्चा की भी मांग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज वोटिंग हो रही है और कई इंडिया गठबंधन के तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं। सदन में बिल स्वीकार करने को लेकर दोबारा से वोटिंग होगी। लोकसभा में जेपीसी में जाने पर डिवीजन भी होगा कि ये इस बिल को जेपीसी में भेजा है। हालांकि आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। देखिए, अगर इस बिल की बात की जाए तो अभी इसके लिए बहुत सारे ऐसे सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी रखे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इस बिल को पेश कराना इतना आसान, क्योंकि पहले भी आपको बता दें कि मोदी सरकार की ये बिल जो है एक महत्वाकांक्षी बिल है और इसे लेकर पहले भी सरकार पेश कराना चाहती थी। और इस बार आप देख सकते हैं शीतकालीन सत्र में लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया है। लेकिन इसे लेकर अभी वोटिंग होगी कि क्या लोकसभा में इसे स्वीकार करना है या नहीं। लेकिन तमाम ऐसे दल हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बिल के बारे में कई बार चर्चा भी की गई और इस बिल की बात की जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर पहले से भी लागू करने के लिए और कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बिल को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन कराने की कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इतना आसान है इस बिल को पास कराना। वहीं हमारे सहयोगी कुमार गौरव फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, अब दोबारा से वोटिंग होगी, लेकिन मैं जानना यही चाहूंगी कि आगे किस तरह से प्रोसेस, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस बिल को पेश कराना। देखिए, बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर सदन में ही आपने सरकार के पक्ष को भी सुना। सदन में साफ साफ कहा गया कि जब इस बिल पर कैबिनेट में चर्चा हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि इसे वाइडर कंसल्टेशन के लिए स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंसल्टेशन के लिए जेपीसी में भेजा जाना चाहिए, यानी कि एक जेपीसी का गठन करके इस बिल को पास करवाना चाहिए। उसके बाद उसकी जब रिपोर्ट आती है फिर उसको कैबिनेट बिल का रूप दे और फिर इसको पास करवाया जाए। यानी सरकार का भी मत है कि उसे इस पर वाइडर कंसल्टेशन अभी और करना है, क्योंकि राजनीतिक दल अभी भी बहुत सारे राजनीतिक दल इसके पक्ष में नहीं है और आंकड़े जाहिर तौर पे इस बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि इसमें एक बिल संविधान संशोधन 129वां संविधान संशोधन का है और उसके लिए कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और 2/3 बहुमत का मतलब आपके पास 362 सांसदों का समर्थन चाहिए, जो कि सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास नहीं है। सत्ता पक्ष के पास मात्र 292 सांसदों का समर्थन लोकसभा में है, जबकि राज्यसभा में कुल मिलाकर 164 सीटों का समर्थन है, यानी कि 2/3 जो सीटें होती है वो 164 सीटें होती है, वो भी सत्ता पक्ष के पास नहीं है। मनोनीत सांसदों को लेकर उसके पास मात्र 119 सांसदों का समर्थन राज्यसभा में भी है। तो एक आंकड़े चूंकि खिलाफ हैं, इसलिए सरकार ने एक बड़ा दिल दिखाने का प्रयास किया है। सदन में आपने अमित शाह को भी सुना। अमित शाह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस बिल को जेपीसी में वाइडर कंसल्टेशन के लिए भेजा जाए। अर्जुन राम मेघवाल ने भी यही कहा है। हालांकि अभी इस बिल को स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पहली बार इस नए सदन में वोटिंग हो रही है, इसलिए कई तरह की तकनीकी खामियां भी आ रही है और कई सांसदों को कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में वोट देना है वो भी शायद ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दोबारा एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में वो वोटिंग
करवाने का प्रयास कराया जा रहा है। हालांकि एक बात तय है कि सरकार के पास इस बिल को स्वीकार किए जाने का आंकड़ा है, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। और उसके बाद जैसे ही ये बिल स्वीकार होगा, उसके बाद संसद के नियम 74 के तहत जेपीसी के गठन का आग्रह सदन से किया जाएगा और वो भी अप्रूव होगा और उसके बाद जेपीसी का गठन होगा। और इस बिल को संसद दो जो जुड़े हुए बिल हैं, वन नेशन वन इलेक्शन से 129वां संविधान संशोधन बिल और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट लॉ बिल 2024, इन दोनों को जेपीसी के पास भेज दिया जाएगा। आप ये मान कर चलिए कि इस बिल का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है और शायद आंकड़े साथ नहीं चाहिए, इसलिए सरकार ने बड़ी दरियादिली सदन के अंदर दिखाई है और कहा है कि इसे हम वाइडर कंसल्टेशन के लिए जेपीसी में भेजना चाहते हैं। मंशा साफ है कि ये इतनी जल्दी पास नहीं होने वाला है, क्योंकि बिल में भी एक जो क्लॉज है उसमें कहा गया है कि जब भी ये बिल सदन से पास होगा उसके बाद अगली जो लोकसभा की पहली बैठक होगी, यानी नए लोकसभा की पहली बैठक होगी, तो नए लोकसभा की पहली बैठक 2029 में मई के बाद होगी, जो कि जब नया 2029 का लोकसभा चुनाव होगा। और उस बैठक में राष्ट्रपति ऐलान करेंगे, हेड ऑफ स्टेट जो है वो ऐलान करेगा कि चुनाव आगे वन नेशन वन इलेक्शन कब होगा। तो वैसे भी उस हिसाब से भी देखा जाए तो 10 साल का वक्त लगेगा, यानी 2034 में ही वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल संसद की दोनों सदनों की जो बड़ी बाधा है वो इस बिल को 10 साल में 5 साल में अगले 5 साल में पार करना होगा। हालांकि सरकार इसे अभी जेपीसी में भेजने की बात कर रही है और कुछ देर में जैसे ही वोटिंग सिस्टम यहाँ काम करेगा लोकसभा में, उसके बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया जाएगा। एक जेपीसी का गठन होगा, उसमें सभी दलों के सदस्य होंगे, सभी दोनों हाउस के सदस्य होंगे। सत्ता पक्ष का कोई एक वरिष्ठ नेता उसका अध्यक्ष बनेगा और इस बिल पे रायशुमारी और आम चर्चा शुरू होगी। जी बिल्कुल कुमार गौरव, आपको याद होगा जब इसके लिए कमेटी का गठन हुआ था, रामनाथ कोविंद कमेटी का गठन, तब भी विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया था। अब जैसा कि सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन कुमार गौरव देखिए, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, हमेशा से मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षा रही है और इस बिल को लेकर हमेशा से सरकार लागू कराना, पास कराना चाह रही है। तो क्या आपको लगता है कि क्या रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि आसान तो राह दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, बिल्कुल रास्ता निकालने का एक ही तरीका है कि इस बिल में जो रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी राष्ट्रपति को, जिसे कि बाद में कैबिनेट ने स्वीकार किया था, उसके बाद उसे बिल का रूप देकर भी कैबिनेट ने पिछले गुरुवार को स्वीकार किया है। तो रास्ता सीधा यही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, उनसे जब बातचीत होती है तो वो साफ साफ कहते हैं कि बिल में जो प्रावधान है वो गलत है। गलत क्या है कि अगर लोकसभा का मान लीजिए 2024 में अभी लोकसभा की जिसमें सरकार चल रही है और राज्यों में भी सभी राज्यों में एक साथ चुनाव हो जाए और 2 साल बाद किसी राज्य की सरकार गिर जाए, बहुमत कम होने की वजह से सहयोगी दल उससे समर्थन खींच ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो नियम ये कहता है, जो ये बिल है वो ये कहता है कि उस राज्य का अगर अलग से फिर से चुनाव कराने की जरूरत होती है तो वो सिर्फ 3 साल के लिए चुनाव होगा, ताकि 29 में फिर एक साथ उस राज्य का चुनाव भी सभी राज्यों के चुनाव और देश के चुनाव के साथ हो सके। तो ये एक ऐसा क्लॉज है जिसे कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर तौर पे कोई भी चुनाव लड़ता है, काफी पैसे खर्च होते हैं, काफी मैन पावर लगते हैं, तरह तरह के वादे करने होते हैं और 5 साल से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार हो वो चुनाव में नहीं जाना चाहेगा। तो इसमें कई क्लॉज ऐसे हैं जिसमें विरोध होगा, जो कि अभी लोकसभा में भी कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया और बाकी अपोजिशन दल की तरफ से भी कहा गया। तो रास्ता कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो बिल है जब जेपीसी के पास जाएगा और तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी बात रखेंगे, तमाम राजनीतिक दलों के लोग अपनी बात रखेंगे, उसमें हो सकता है ये बिल अंतिम ना माना जाए, क्योंकि जेपीसी में जब बिल जाएगा तो इसमें कई सारे संशोधन भी हो सकते हैं और संशोधन जब होगा और वो संशोधन अगर विपक्ष को भी स्वीकार होता है, अगर उनकी इच्छा के अनुसार भी संशोधन किया जाता है, तभी आगे इस बिल का रास्ता, जब बाद में फिर जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट इसे अप्रूव करेगा, फिर इसे संसद के दोनों सदनों में लाना होगा, फिर 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। तो ऐसी स्थिति तभी बन पाएगी जब आप विपक्ष की जो चिंताएं हैं उसको भी इस बिल में आगे जेपीसी अगर उसको समाहित करेगा तो फिर इसके लिए रास्ता आगे बनेगा। प्रधानमंत्री चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कई बार एक देश एक चुनाव की बात कर चुके हैं। वो ये भी कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो पाएगा, जो ज्यादा खर्च होता है धनराशि बचेगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो फोर्सेज का जो मूवमेंट होता है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है, फोर्सेज के मूवमेंट में भी खर्च आता है, उसे भी मैन पावर कहा जाता है। मैन पावर के इस्तेमाल को मतलब ठीक तरीके से सरकार कर पाएगी, पैसा एक सबसे बड़ा वो है। और दूसरी बात
जो कही गई है। मुख्य तौर पे कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया था कि इससे भारत के जीडीपी में जो खर्च बचेगा, हर साल होने वाले चुनाव में जो खर्च होता है, अलग तरह से मूवमेंट होता है सरकारी मशीनरी का, वो, इसके अलावा जो हर साल काम प्रभावित होता है चुनावों की वजह से कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब राज्यों में विकास का काम नहीं होगा, कई जिस राज्य में चुनाव होता है वहां विकास का कार्य रुक जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर दो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी जो कि प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस बिल को पास होना ही चाहिए। उसके पीछे वजह यह है कि 1.5% भारत के जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, ऐसा कोविंद कमेटी का मानना है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। साथ ही दूसरी एक खास बात जो कोविंद कमेटी मानती है वो ये मानती है कि इससे इस बिल के पास होने से अगर एक साथ चुनाव होंगे तो वोटिंग परसेंटेज, यानी लोकतंत्र में जनता का जो एक तरह से कह सकते हैं सम्मिलित होती है चुनावों में, उसका जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बात है जिसे लेकर सरकार चाहती है कि एक तो जीडीपी पे 1.5% के आसपास इसका असर होगा और आम लोगों की सहभागिता बढ़ेगी चुनावों में। ये मकसद है इस बिल को पास करवाने के पीछे। बिल्कुल कुमार गौरव, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस बिल की जो बात रखी गई है और बार बार प्रधानमंत्री भी जिक्र करते हैं कि इससे जीडीपी में ग्रोथ होगा, लेकिन कुमार गौरव जैसा कि जेपीसी के पास बिल भेजा जाएगा तो जरा ये समझाएं टेक्निकली कि अगर उसके बाद संशोधन होता है फिर भी विपक्ष अगर इस बिल का समर्थन नहीं करती है तो क्या उसके बाद फिर क्या रास्ता होगा सत्ता पक्ष के लिए, कि क्या ऑप्शन निकाला जाएगा? क्योंकि देखिए अगर 2/3 बहुमत नहीं होगा तो फिर तो पास कराना मुश्किल ही है इस बिल को। देखिए जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में देखिए जो संविधान संशोधन का रास्ता होता है वो संसद से ही होकर गुजरता है और संसद के दोनों सदनों में आपको 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी बिल पे आप पे सीधा अगर ऑर्डिनेंस ला दे तो ऑर्डिनेंस ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक के लिए वैलिड हो सकता है। उसके आगे फिर इसको आपको सदन से पास करवाना होगा। तो ये एक ऐसा बिल नहीं है जिसको कि ऑर्डिनेंस के जरिए आप जारी कर सकते हैं। इसका रास्ता संसद के दोनों सदनों से ही निकलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं 47 राजनीतिक दल जो मुख्य तौर पे मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं जिनको इसकी रायशुमारी में ये जो वन नेशन वन बिल का जो प्रोजेक्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोजेक्ट है उसमें से बुलाया गया था, उसमें से 32 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था और 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। जाहिर तौर पे सरकार के एनडीए के साथ वाले जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से एक अलग पार्टी की अगर बात कर ले YSRCP, उसने भी इस बिल का समर्थन किया है और जो एनडीए के सहयोगी हैं वो तमाम सहयोगी तो इस बिल का समर्थन कर ही रहे हैं। लेकिन समूचा विपक्ष एक तरह से एक स्वर में इस बिल के खिलाफ है और जाहिर तौर पे सरकार के पास इस बिल को पास कराने का कोई तीसरा रास्ता नहीं है। संसद के दोनों सदनों से ही इस बिल को पास करवाना होगा, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। आंकड़े अभी सरकार के साथ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसलिए शायद ये दरियादिली दिखाई गई है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस पे वाइडर कंसल्टेशन हो। जबकि वाइडर कंसल्टेशन की बात की जाती है, अगर सरकार के पक्ष में बहुमत होता तो जाहिर तौर पे सरकार कहती कि कोविंद कमेटी ने वाइडर कंसल्टेशन कर लिया है और अब इस पे और कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आंकड़े पक्ष में नहीं है इसलिए सरकार दरियादिली दिखा रही है और विपक्ष और जेपीसी का गठन किया जाएगा और उसमें तमाम दलों के लोग होंगे और कुछ न कुछ बीच का रास्ता, देखिए राजनीति में यही होता है कि बीच का रास्ता अक्सर निकलता है और उसी उम्मीद के जरिए इस बिल को जेपीसी में सरकार भेज रही है, भेजेगी। अभी कुछ देर में संसद से ये अप्रूव होगा कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जा रहा है और आगे फिर इस पर डिलिब्रेशंस होंगे, चर्चा होंगी, फिर देखिए आगे आगे और क्या होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसका रास्ता सिर्फ यही है कि संसद के दोनों सदनों से ही गुजर कर एक देश एक कानून का जो सपना है प्रधानमंत्री का वो पूरा हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, जैसा कि अभी दोबारा भी वोटिंग हो रही है तो जरा ये बताएं कि कितनी देर में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? क्या आज की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि आज ही इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि जल्द से जल्द इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए? देखिए बिल्कुल, चूंकि नए संसद भवन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत पहली बार वोटिंग हो रही है और कई सारे तकनीकी पहलू हैं इसके, चूंकि नए मशीन लगे हैं और सच्चाई ये है कि भारतीय लोकतंत्र से जो सांसद जीत कर आते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि सभी कंप्यूटर में एक्सपर्ट हों या मोबाइल फोन में एक्सपर्ट हों। तो जाहिर तौर पे इसके लिए पर्ची की भी व्यवस्था लोकसभा स्पीकर ने दी है कि जिनको लगता है कि उन्होंने मशीन से ठीक से वोट नहीं कर पाए हैं वो पर्ची के स्लिप के जरिए अपने वोट में सुधार भी कर सकते हैं। तो इस वजह से चूंकि तकनीकी मामला है और पहली बार इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत
वोटिंग कराई जा रही है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। जाहिर तौर पे अब से कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो एक तरह से प्रयोग नए सदन में है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो जाए, वो सफल हो जाएगा। और उसके बाद केंद्रीय कानून राज्य मंत्री जो हैं वो सदन में उठेंगे और संसद के नियम 74 के तहत इसे जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव करेंगे, जिसका जाहिर तौर पर चूंकि विपक्ष ने भी मांग किया है और सत्ता पक्ष भी इसके लिए तैयार है, तो उसको स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है जेपीसी के गठन की, और आज शाम तक आप देखेंगे कि तमाम जेपीसी का गठन हो गया और इस बिल को भेज दिया जाएगा जेपीसी के पास। जी बिल्कुल कुमार गौरव, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज शाम तक जेपीसी के पास भेज दिया जाएगा। कुमार गौरव, जरा हमारे दर्शकों को ये समझाए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो देखिए कई बार हम लोग प्रधानमंत्री मोदी से सुन चुके हैं, लेकिन जरा ये बताइए इसमें टेक्निकल अगर देखा जाए तो कितना संशोधन करना होगा, क्योंकि देखिए जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि आसान भी नहीं है इस बिल को पास कराना। देखिए बिल्कुल, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो मुख्य तौर पर ये संविधान का 129वां संशोधन है, और संविधान संशोधन में जैसा कि सभी जानते हैं कि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत है, यानी कि 51% बहुमत से ये पास नहीं होता। लिहाजा एक देश एक चुनाव के पीछे मंशा ये है, सरकार ने जो कमेटी बनाई थी और सरकार की जो सोच है वो सीधे तौर पे यही है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश भर में एक साथ हों, और उसके बाद बिल्कुल कुमार गौरव, देखिए और कई बार प्रधानमंत्री मोदी अपनी मंशा भी बता चुके हैं। फिलहाल हमारे सर्जक के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।